सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका toppersiq.com और गवर्नमेंट जॉब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को विद्युत नाम का चैप्टर पढ़ा दिया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर समाप्त हो गया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इससे रिलेटेड आपके सामने MCQs लेकर के आया हूं। तो अब मैं आपके सामने MCQs कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इसका उत्तर भी देंगे। तो आज आप अपनी तैयारी का आकलन देख लीजिए कि वास्तव में आपकी तैयारी किस आधार पर अपने एग्जाम में क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए आप अपनी तैयारी का जायजा लीजिए और अपनी तैयारी को प्रूफ करिए कि आखिरकार आपने किस तरीके से तैयारी को बड़े ही पुख्ता ढंग से करने के बारे में सोचा था और वो हुई या नहीं हुई, इन सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आप रिलेटेड करते हैं क्या MCQs। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो आ जाएं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी से जल्दी उत्तर देंगे। तो चलिए, आ गए हैं, कई स्टूडेंट आ गए हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं लाइट से रिलेटेड MCQs और उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है, सबसे पहला चैप्टर आपके सामने आने जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ बेटा इसका आंसर। द पर्पज ऑफ चोक इन फ्लोरेसेंट लैंप। आपको मालूम होना चाहिए फ्लोरेसेंट लैंप का मतलब होता है क्या, जो कॉम्पैक्ट यानी CFL होता है। इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। विक्रम शर्मा, नीरज सिंह, गुड इवनिंग सर। सालू सैन आ गई हैं, थैंक यू सर। बेटा इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए, आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करिएगा ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से आपको समझा सकें। हाँ जी, चलिए उत्तर बताइए। फ्लोरेसेंट यानी जो आपके सामने मैंने कल बताया था, जो CFL था, CFL में चोंक लगाने के पीछे का कारण क्या है वो हमें बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा। दीपक कुमार आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा, बताइए फ्लोरेसेंट लैंप में चोंक के उपयोग का एक्चुअल में क्या है। जो CFL होती है इसमें ज्यादा करंट की आवश्यकता नहीं होती, तो इसीलिए क्या इसका आंसर होना चाहिए, आंसर ये होना चाहिए विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है। आप जानते हैं CFL के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ए आंसर नहीं होगा बेटा। सौरभ दुबे भी आ गए हैं, अमित कुमार, गुड इवनिंग सर जी। SK B गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, बी आंसर नहीं है। याद रखिएगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, क्योंकि आप जानते हैं बल्ब से कम लाइट लगती है किसमें, इलेक्ट्रिक, CFL में, और CFL से भी कम इलेक्ट्रिक लगती है LED में। तो वो क्या करता है, चोंक उसके प्रवाह को कम कर देता है। नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा। तो इसका आंसर क्या हुआ, D। तो देखिए इसका आंसर D है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व का गुण का कारण क्या है। द कॉजेज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, यानी जो वस्तुएं होती हैं उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है, तो वह चुंबक का गुण किसके कारण आता है। सर चोंक क्या होता है, ये कहां होता है। दीपिका जी मैं आपको बताना चाहता हूं, चोंक पहले ट्यूबलाइट में लगा होता था। जो ट्यूबलाइट होती थी उसमें एक बीच में एक चोंक होता था। जो चोंक क्या करता था, वो इलेक्ट्रिक के प्रतिरोध का काम करता था, और कितनी इलेक्ट्रिक उस इंस्ट्रूमेंट में पहुंचनी है इस बात को निर्धारित करता था। ध्यान रखिएगा। बताइए बेटा क्या होगा आंसर। रवि, नहीं रवि जी गलत है बेटा। हाँ, एकदम सही बता रहे हैं। आंसर बताया है बालक ने, जिसका नाम है वर्षा मुमू, जो भी हैं, तो उन्होंने सही बताया। इसका आंसर होगा क्या, D। इलेक्ट्रॉनों की वित्तीय यानी सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का अगर सर्कुलर मोशन होता है तो समझ जाइए वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और अगर वो सर्कुलर मोशन नहीं होता है तो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। एसके अफरीदी भी हैं, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं आपको। डी आंसर है। एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मैंने आपको कल ही बताया था। नमस्ते सर, पाटीदार हैं और कैसे हो सर, काफी दिन बाद। हाँ जी बेटा। सर वोल्टेज और करंट का अलग अलग वर्क क्या है? बेटा एक बात याद रखना, करंट निर्धारित होती है कि आखिरकार जब आप करंट की बात करते हैं तो करंट की जब आप बात करते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, और I बराबर होता है V अपॉन आर। तो कुल मिलाकर के आपको मालूम होना चाहिए प्रोपोर्शनल वोल्ट होता है, यानी अगर करंट होगा तभी वोल्ट होगा, और बिना वोल्ट के करंट नहीं होगा, और करंट होगा तभी वोल्ट होगा। दोनों समानांतर हैं, बस मेजर करने का तरीका अलग अलग होता है। दीपक कुमार, चलिए बेटा बताइए। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, आपको याद रखना होगा कि कभी भी चुंबकत्व क्षेत्र पैरेलल लाइंस की वजह से बनता है। तो आप जानते हैं इस तरीके की समानांतर लाइनें बन जाती हैं जिसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होना चाहिए क्या? बी, पैरेलल लाइंस इसका आंसर होना चाहिए। देखो बी आंसर है। अगला जानते हैं, बताओ बेटा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? विद्युत चालकता की मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत चालकता का मात्रक बताइएगा। विद्युत चालकता का मात्रक बताइए क्या होता है? विद्युत चालकता का मात्रक बताइए आप लोग प्लीज। तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मात्रक क्या होगा? बेटा एक बात याद रखना, रजिस्टिविटी का मात्रक जो होता है वही मात्रक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का होता है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया है, दूसरे नंबर का वीडियो देखिएगा, इलेक्ट्रिक का मिल जाएगा आपको। एक रोशन सिंह कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है, आप हमारे फैन हैं तो क्या हुआ, लेकिन गर्मी लग रही है। देखिए इधर आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा? महो होती है, यानी MHO, यानी महो होती है। ध्यान रखिए, इसका आंसर देख लीजिए, सी है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने जीवन में काम ला सकते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध किसने स्थापित किया था? आसान सा क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? यानी वो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने चुंबक और इलेक्ट्रिक के बीच में रिलेशन को समझाया था। बताइए। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं, देखो ये सब हम पेड कोर्स में पढ़ा चुके हैं, लेकिन कई विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था कि सर आप 499 तो ले लिए, लेकिन हम लोगों पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आप तो कुछ अंश पढ़ा दीजिए। तो मैं बच्चों के रिक्वेस्ट पर इसको यहां पर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बताइए बेटा आंसर क्या होगा? एकदम अजीत मलिक आप सही बता रहे हैं, फैराडे इसका आंसर होगा। बिल्कुल वर्षा भी सही बता रही हैं, एसके अफरीदी गलत बता रहे हैं। चलिए बेटा मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर सी है। यानी आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के बीच में रिलेशन माइकल फैराडे ने डिफाइन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बताओ, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी टेस्ला किसका यूनिट है? देखो मैं आपको पहले बता, इसका इंग्लिश हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक मतलब किस, इसका जो हिंदी वाला है इसको आप सही मानिएगा, इंग्लिश वाले को गलत मानिएगा, क्योंकि इसका हिंदी तो सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। तो यहां पर ये आंसर दिया हुआ। तो बेटा एक बात याद रखना, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये गलत है। ठीक है, तो देखो
चुंबकीय प्रेरण जो होता है वह क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। जब मैं आप लोगों को चुंबक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? टेस्ला। और आपको मालूम होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट क्या मानी जाती है? टेस्ला। तो बेटा याद रखना, यह होगा आंसर। इंडक्शन नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, रविंद्रा प्रताप, हाँ जी बेटा, बिल्कुल, हाँ एकदम सही कह रहे हो। रोशन सिंह, मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं बेटा, क्लास लगती है, आप भी आया करिए क्लास लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है बेटा? कल ही मैंने आपको समझाया है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इसका मतलब ये वाला सही हो गया आंसर। हां, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया, ये भी सही हो गया। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन मैंने यह भी बताया था अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, इसका मतलब यह भी सही हो गया। अब देखिए तीनों सही हैं तो चौथा अपने आप सही हो गया और आपका आंसर क्या हो जाता है बेटा? डी। यानी तीनों सही हैं, उपरोक्त तीनों एकदम सही आंसर आपके सामने आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए डी आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जा सकता है? यानी विद्युत जो बल्ब होता है, जो हमारे घरों में पहले बल्ब लगा होता था, उस बल्ब में क्या चीज होनी चाहिए तब जाके वो जलेगा? तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे बल्ब जलता है। तो सबसे पहले तो बेटा आपके पास पावर होनी चाहिए और करंट होने चाहिए। अगर पावर और करंट होगी तो जरूर जलेगा बल्ब आपका। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है? पावर एंड वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या हुआ? पावर एंड वोल्टेज। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बताइए बेटा, रासायनिक को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा? बैटरी। बैटरी में H2SO4 पाया जाता है। हां, पावर और वोल्टेज बिल्कुल सही है, बी आंसर है, बी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो आप जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं, बैटरी में केमिकल होता है और आपको इलेक्ट्रिक मिलती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर बैटरी होगा। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन है? तो उसका नाम है क्या? बैटरी। हाँ जी बैटरी, बिल्कुल बैटरी इसका आंसर होगा। चलिए सी आंसर है। निर्धारित वस्तुएं जो अति निम्न ताप पर अपनी पूर्ण विद्युत प्रतिरोधकता खो देती हैं क्या कहलाती है? बेटा मैंने आपको जब कंडक्टर सुपर कंडक्टर पढ़ाया था तो याद रखना सुपर कंडक्टर में क्या होता है? सुपर कंडक्टर में जो प्रतिरोधकता होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है, वो 0 हो जाती है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सुपर कंडक्टर होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर होगा। ए ही आंसर है। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोधकता 0 मानी जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए वे पदार्थ जो अनंत अति प्रतिरोधकता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। मुझे लगता है इसमें होगा क्या? अवरोधक, इंसुलेटर। आपको मालूम होना चाहिए इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती, इसीलिए इसमें प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। यानी प्रतिरोधकता का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं पहुंच पाती। तो इंसुलेटर ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद नहीं करता, इसीलिए इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अति चालकतों की चालकता क्या होती है? देखो इसकी चालकता मैं आपको बताता हूं क्या होती।
अतिचालकों की चालकता, चालकता क्या होती है, यहां रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, चालकता क्या होती है। तो बेटा अगर रेजिस्टेंस पूछता तो आप क्या लिखते, 0। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सुपर कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट। यानी सुपर कंडक्टर में भयानक तरीके से इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो जाती है। समझ में आई बात, इनफाइनाइट होता है, याद रखना। आपको बताया था कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है और सुपर कंडक्टर होता है। आप याद रखिएगा बेटा, ये जो आपके सामने मैं करा रहा हूं ये सब के सब आपके पुराने क्वेश्चन हैं। मोबाइल ऐप है जिस पर पेमेंट करके क्लास कर सकूं, मुझे आपकी पूरी क्लास चाहिए। रोशन सिंह बेटा आपको मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, या आप अभी मैं आपके पास में भेज दूंगा उसको लिंक को, तो आप उस पे जाइएगा। आप आराम से 499 का है, लेकिन मैं यहां फ्री में भी आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। वोल्ट मीटर किस लिए उपयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो इसका आंसर देख लो आप लोग, ये सब आपके पुराने पेपर में आ चुके हैं, बताइएगा बेटा। हां, मैग्नेटिक कीपर आर द पीसेस। आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक कीपर का मतलब टुकड़े चुंबकत्व बनाते हैं। बेटा बता देता हूं, नर्म कच्चा लोहा सॉफ्ट आयरन चुंबक का निर्माण करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन चुंबक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, आपके सामने है, देख लेना इस चीज को। इसका आंसर डी होना चाहिए। हां जी बिल्कुल डी है। बताइए एसी को डीसी में कौन बदलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है, और रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम ट्रांजिस्टर में किया करते हैं, ध्यान रखिएगा। शांतनु मिश्रा कह रहे हैं पेमेंट का लिंक भेजिए। शांतनु मिश्रा, देखो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, अपना नंबर है, आप लोग मेरा नंबर लिख लो, इस पर आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा बेटा। हां, और आपको लिंक भेज दूंगा इस नंबर पे भी, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसका डी आंसर होगा, ये रेक्टिफायर है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको जो भी होगा, और अभी भी लिंक इसमें कमेंट के रूप में आपके सामने आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और किस प्लेटफॉर्म पर होगा, toppersaiku.com पे होगा, बता दिया जाएगा। इसका आंसर क्या था आप जानते हैं, इसका आंसर है क्या, दिष्टकारी, यानी इसका आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बताओ ठोस जो उच्च तापमान पर चालकता प्रदर्शित करते हैं तथा निम्न तापमान पर चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। द सॉलिड विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर बट नॉट एंड लो टेम्परेचर आर द कॉल्ड। इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर क्या हुआ, सेमीकंडक्टर। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ आप जानते हैं। सर हम भी हैं, गौरव सिंह। हाँ जी बेटा बताओ गौरव सिंह, कोई दिक्कत है तो। आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम आने जा रहा है, और अगर आपको साइंस तैयार करना है बेटा तो यहां तो आप रोज हमें 8 बजे मिलिए, लेकिन एक मात्र 499 का कोर्स है, जिसे आप 8 दिन 10 दिन के अंदर पूरा आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। बहुत ही सामान्य भाषा में आप लोगों को समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको। चलिए, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चालकता है, यानी विद्युत चालक कौन है बेटा। रबड़ आप जानते हैं कुचालक होता है। शुद्ध जल कभी भी इलेक्ट्रिक प्रवाहित नहीं हो सकती, बेंजीन में कभी नहीं हो सकती। बेटा याद रखना, नमकीन जल बहुत अच्छा चालक होता है। यानी अगर पानी में अशुद्धियां मिली हों तो जानते हो क्या होता है, पानी में अगर अशुद्धियां मिली हैं तो 100% क्या होता है, वह इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास कौन सा है, नेक्स्ट क्लास आपको रात में कल 8 बजे फिर मिलेगा।
देखो सी आंसर है। घरों में प्रयुक्त तारों में को बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, घर में ज्यादातर जो वायर होते हैं उसमें क्या होता है? कॉपर पाया जाता है। समझे? सिंपल सा आंसर है, डी आंसर जानते हो। घरों में घरेलू उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज तार जिस धातु से बना होता है उसमें क्या होता है बेटा? बताओ, आप इसका आंसर बताओ, हम वेट करेंगे थोड़ा सा। 18 19 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत आसान है, मैंने आप लोगों को बताया भी है। बताइए बेटा, इसका आंसर आना चाहिए। हाँ जी बताइए। लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है अनूप कुमार, आप बेटा एकदम सही बता रहे हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या? हाई। ध्यान रखिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बी आंसर है। ब्रजेंद्र कुमार भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी आंसर है। हाँ जी, लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल बेटा। चलो अगला आंसर है, चलिए बताइए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम के लिए सत्य है? बताओ, ओम के नियम के लिए कौन सा चीज सत्य होता है? मैं आपको बता देता हूं बेटा, ओम का नियम हमेशा कंडक्टर के लिए काम करता है, तो ओम का नियम चालकता के लिए होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है आंसर सी होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ओम का नियम V=IR टोटली रिलेटेड टू कंडक्टर, यानी कंडक्टर से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहां लगाई जाती? बताइए बेटा। आप जानते हैं जब किसी भी मेटल को शुद्ध किया जाता है तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है। समझ में आई बात? तो याद रखना, हमेशा कैथोड पर लगाया जाता है, अशुद्ध वाली। ठीक है, चलो इसका आंसर देख लो, बी है ये। मान लीजिए हमको किसी धातु को सही करना है। मान लीजिए सर, मेरा नाम भी ले लीजिए, SK अफरीदी। बेटा नाम तो ले लिया, नाम मत लेने में ध्यान दो बच्चा लोग। आप लोग तैयारी करो अच्छे से, ताकि आपका सिलेक्शन हो, माँ बाप को खुशी हो, और आप जब कहीं निकलें तो आप एक सरकारी पद पर हों। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए जरा सा। ठीक है, नहीं कैथोड पे होगा बेटा। कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलो जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, कोई धातु है जो क्या है? अशुद्ध है। अब उसको हमने कैथोड पर लगा दिया और एनोड पर हमने शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और सुनो, कॉपर सल्फेट का एक लिक्विड भर देते हैं यहां पर हम लोग, ये ध्यान रखना। तो इसी को तो हम बोलते थे फैराडे का पहला नियम। फैराडे का पहला नियम क्या? विद्युत अपघट्ट ही तो है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से रिलेटेड ही तो है। अरे सर कहां चले गए थे? अरविंद जोशी। अरे बच्चा कहीं नहीं गए थे, हम अपना पेट कोर्स बनाने में थोड़ा सा लगे हुए थे, लेकिन अब फिर से आ गए हैं आपके सामने। हम लगे रहते हैं यहां पर। चलिए अगला जानिए, निम्नलिखित से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है? अभी अभी जस्ट बताया है बेटा, कौन सा है? कॉपर सल्फेट होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का लिक्विड पाया जाता है उसमें। अगला जानते हैं, सी आंसर। निम्नलिखित में से किसमें उच्च विद्युत सुचालकता होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पूरे मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं क्या? बिल्कुल, ज्यादातर मेटल पॉजिटिव होते हैं, और जो मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वह रिएक्ट भी करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा रिएक्ट करता है बेटा। ध्यान करना। मनीष आर्यन है, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। 23वें का डी है, बिल्कुल सही है।
बताइए चालक धारा प्रवाह की प्रक्रिया में क्या बन जाता है, यानी बताइए बेटा, ड्यूरिंग द कंडक्शन करंट कंडक्टर बिकम्स, कंडक्टर क्या हो जाता है? सिंपल सी बात है, जिस जिस चीज में धारा बहती है वह न्यूट्रल होता है, और अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो अगर पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव को प्रॉब्लम होगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए याद रखना बेटा, जिस भी कंडक्टर में धारा बहेगी वो न्यूट्रल होगा। तो देखिए सी आंसर है इसका। चलिए, विद्युत प्रवाहित चालक किससे संबंधित है? बताइए बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा, ए के यादव, कुलदीप का नाम ले लीजिए, कुलदीप, रविंदर वर्मा 24 का डी, 24 का बी, नहीं 24 का बी कैसे होगा बेटा? 24 का बी नहीं होगा। आप एक बात बताओ, एक तार है, मान लो आपने कॉपर का तार ले लिया, अब कॉपर के तार में, कॉपर का तार क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? नहीं बेटा, न्यूट्रल होता है, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बह सकती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चालक संवाही तार क्या है? यानी अ कंडक्टिंग वायर इज, कंडक्टिंग वायर क्या होता है बेटा? यह भी मुझे लगता है क्या होता है? उदासीन होता है। देखते हैं इधर, ये देखो, जो भी वायर होगा वो भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा, तभी ना उसमें इलेक्ट्रिक करंट बह पाएगी। अलग अलग तरीके से उसी क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बताइए, विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन, कॉम्बिनेशन कहलाती है। यानी तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन कहलाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किससे निर्धारित करती है? तो ए आंसर है इसका। प्रतिरोधकता कलर कोड की चौथी पट्टी किससे निर्धारित? सहनशीलता स्तर, प्रतिरोधी क्षमता स्तर। एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रतिरोधकता होती है उसमें लेवल्स निर्धारित होते हैं, तो उसमें जो कलर कोड में जो चौथी पट्टी होती है, जो लास्ट वाली पट्टी होती है, उस पट्टी में ये निर्धारित किया जाता है कि आखिरकार उस रेजिस्टेंस की क्षमता कितनी है, उस रेजिस्टेंस में पावर कितना है। ध्यान रखिएगा, ए आंसर हुआ इसका। अब चलिए इसको बताइए। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर आग लग गई है, इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो क्या करेंगे? पानी से उसको बुझाएंगे? नहीं, पानी से बुझाएंगे तो आपको करंट लगने का खतरा हो जाता है। इसीलिए आपको करना क्या होगा? तो आपको करना क्या होगा मालूम है क्या दिक्कत आती है? ये इलेक्ट्रो कंडक्शन का निर्माण कर देता है। इसका आंसर क्या हुआ? ए, ये वाला आंसर है आपका। यानी यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। मैंने बताया ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक से कहीं पर भी आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। CaOCl2 का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, जब आग लाइट से लग जाती है, इलेक्ट्रिक से लग जाती है। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी मत डाल देना, खुद ही करंट में आ जाओगे। तड़ित चालक, आपको मालूम है बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उनके ऊपर एक लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है, तड़ित चालक। क्योंकि जब बिजली गिरती है तो आपको मालूम होगा, जो बिजली गिरती है आपने सुना होगा, गांव में बिजली गिरी, इतने लोग मर गए, तो कहा जाता है कि बरसात के दिनों में कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, इसी तरीके की बातें। तो बेटा एक बात बताओ, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को सुरक्षा देने के लिए, ताकि बिजली से उस इमारत का नुकसान या ना होने पाए, इसीलिए वहां पर तड़ित चालक लगाया जाता है। तड़ित चालक समझ रहे हैं? तड़ित चालक उस इलेक्ट्रिक को ले लेता है, बिजली को, जो आकाशीय बिजली होती है उसको ले लेता है और कॉपर वायर के थ्रू नीचे की ओर चला जाता है। समझ में आई बात? तो कॉपर वायर के थ्रू नीचे की ओर चला जाता है। तो सी आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा।
वायर तार प्रतिरोध संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताइए, ध्यान रखिएगा, असत्य बताना है, सत्य नहीं बताना है। ठीक है, देखो इधर, यह वायर तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है, एकदम सत्य है। तार किस चीज का बना हुआ है? वह रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा। तार अगर मान लीजिए अच्छा है तो उसमें अच्छा प्रतिरोध होगा, खराब है तो खराब प्रतिरोध होगा। ठीक है, हेलो सर सिराज अंसारी, हेलो बेटा, हाँ जी, एल्युमिनियम, हाँ जी, नहीं, यह वायर तार की लंबाई के समानुपाती होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यह वायर तार के क्षेत्र के समानुपाती होता नहीं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ? ए। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, याद रखना। ये सारी चीजें हमने आपको पेड कोर्स में पहले ही करा दिया है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने हमसे अनुरोध किया था कि सर इसको कराइए, और कल से हम आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर आएंगे और चीज़ों को आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? बताइए। धारा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा, तापमान, कुछ नहीं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? करंट को प्राप्त कर सकते हैं। सी, जब दो अर्धचालक, देखो बहुत सिंपल सी बात है, पीएन जंक्शन की जब बात आती है तो सीधा सीधा आपको रेक्टिफायर आंसर लगाना होगा। तो याद रखना बेटा, पीएन जंक्शन की बात आती है तो वो अर्धचालक से रिलेटेड होता है और अर्धचालक रेक्टिफायर से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? बी। मल्टीमीटर का प्रयोग क्या? मल्टी शब्द से ही आप इसका आंसर जान जाओगे, मल्टी शब्द से ही आप इसका आंसर जान जाओगे। मल्टी मतलब सभी, तो इसका आंसर क्या हुआ? सभी। चलो डी आंसर। प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा मीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखना, इससे क्या मापा जाएगा? तो इससे मापा जाएगा आरएमएस वैल्यू, औसत माध्य मान का वर्ग माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए आपको ये सब जानना होगा। ये सब कुछ हमने आपको पेड कोर्स में पहले ही करा दिया था। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, विद्यार्थियों के अनुरोध पर हमने इन सब चीज़ों को पब्लिक किया, ताकि आप में से कई विद्यार्थी जो पे नहीं कर सकते वो लोग कम से कम अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो निम्न में से विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अमीटर का उपयोग करते हैं। सब जानते हैं अमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए ए आंसर है। विद्युत आवेश की अंतरराशि, सब जानते हैं कूलाम होता है। विद्युत चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, सभी जानते हैं। चलिए अगला जानते हैं। बैटरी की खोज किसने किया था? वोल्टा ने किया था बैटरी की खोज। ध्यान रखिएगा, ये आंसर भी आप देख सकते हैं बी। विद्युत क्षमता को किससे मापा जाता है? आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करते हैं किसमें? वॉट में मेजर करते हैं, किलो वाट आवर में भी मेजर करते हैं। हमारे घरों में जो यूनिट होती है वो किलो वाट आवर में होती है। और बेटा 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? तो आपके सामने है ए। बताइए, एसी धारा को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी आंसर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए बेटा, किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? तो याद रखना, इंड्यूस्ड करंट होता है, प्रेरित करंट, उत्पन्न किए हुए करंट की दिशा को ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? सी। किस उपकरण का उपयोग विद्युत पंखे ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है कि भैया पंखे को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। ये सब जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी आंसर। ट्रांसफार्मर में मूल केंद्र भीतरी भाग के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? सर्वोत्तम द्रव क्या है? तो आप लोग बेटा याद रखना, नर्म कच्चा आयरन होता है, द्रव नहीं होना चाहिए इसमें। बेस्ट लिक्विड फॉर द ट्रांसफार्मर होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें आंसर डी होना चाहिए। देखिए डी आंसर है, हाँ जी। ट्रांसफार्मर के अंदर
नर्म कच्चा आयरन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर में लुब्रिकेंट ऑयल भी डाला जाता है। चलिए इधर देखिए, ट्रांसफार्मर परिवर्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाने में, दृष्ट धारा के विभव को बढ़ाने, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए, आवर्ती ऊर्जा को दृष्ट ऊर्जा में बदलने के लिए। तो इसका जो आंसर है बेटा वो ए होगा, प्रत्यावर्ती यानी एसी के विभव को बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को एसी में बदलता है, लेकिन अगर लो वोल्टेज है तो हाई में कन्वर्ट कर देगा, हाई है तो लो में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? सब जानते हैं टंगस्टन का बना होता है। सरल सा क्वेश्चन है, जानते हैं आप लोग। बताइए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये देखो, इसका आंसर होगा ये मेल्टिंग पॉइंट, तभी तो ये गलता नहीं है। विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? आर्गन भरी होती है। नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर होगा आर्गन। आर्गन भरा होता है विद्युत बल्ब के अंदर। चलिए आगे जानते हैं। ये देखो, फ्यूज वायर तार में निर्धारण किस गुण के कारण किया जाता है? तो बेटा याद रखना, फ्यूज वायर में क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस, नहीं ये आंसर गलत है। हाई रेजिस्टेंस, ये मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस निम्न गलनांक, ये वाला आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ए आंसर। वह साधन जिसका उपयोग विद्युत आवेश को संचारित करने के लिए किया जाता है, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ये कैपेसिटर होगा इसका आंसर। सब आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है किससे? एम्पियर पर मीटर से। तो बेटा याद रखना, 50 क्वेश्चन ही होगा मेरे ख्याल से। देखता हूं क्या है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको हमारा पेड कोर्स खरीदना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप toppersiq.com पर जा करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पेड कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें लगभग 86 वीडियो ऑलरेडी उसमें हैं। आप जिस दिन से उसे परचेस कर लेते हैं उस दिन से वह आपका कोर्स प्रारंभ हो जाता है। उसमें MCQs भी हैं। एग्जाम नजदीक आते ही हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो विद्यार्थियों ने कहा कि उसे हमें पढ़ा दिया जाए, तो हम उसे भी आपको पढ़ाएंगे। लगभग मान के चलिए 95 वीडियोस हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं साइंस में अगर 95 वीडियोस हो जाएंगे तो वो आपके लिए फायदे। और ज्यादातर जो वीडियो हैं वो आधे घंटे, पौन घंटे, 25 मिनट इस टाइप का वीडियो बना है ताकि आप उसको देखें और देख करके आप बोर भी ना हो और उसको आत्मसात कर लें, ताकि आप अपने परीक्षा में बड़ी आसानी से अंक अर्जित कर नौकरी पा सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर कल रात में 8 बजे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके वहां पर दिया हुआ है लिंक, उस पे जाके इस PDF को डाउनलोड